फसलों में हम जो फास्फोरस की खाद देते हैं, डीएपी है, एसएसपी है या एनपीके फर्टिलाइजर है, रॉक फॉस्फेट है, कोई भी जो हम खाद जमीन में देते हैं, वो मिट्टी में जाके कुछ कंपाउंड्स के साथ मिल करके अघुलनशील हो जाती है, पौधे को नहीं मिलती है। फास्फोरस बहुत क्रियाशील होता है, बहुत रिएक्टिविटी उसकी होती है। तो मिट्टी में जो लोहा होता है उसके साथ, एल्युमिनियम के साथ और विशेष रूप से कैल्शियम के साथ रिएक्शन करके इनसॉल्युबल हो जाता है, पानी में घुलता नहीं है। और अगर कोई तत्व, कोई आयन अगर पानी में नहीं घुल रहा है तो फिर उसका जड़ों द्वारा अवशोषण नहीं होता है। कोई भी फसल किसी भी तत्व का या खाद का तभी अवशोषण करेगी जब वो पानी में घुल जाए। और ये बहुत बड़ी समस्या है फास्फोरस के साथ कि हम जो फास्फोरस की खाद डालते हैं वो जमीन में जाके फिक्स स्थिर हो जाती है। इस पर मैं पहले भी काफ़ी वीडियो बना चुका हूँ, आप उसको जरूर देखिएगा कि कैसे फास्फोरस घुलनशील ना हो करके फिक्स हो जाती है, स्थिर हो जाती है। आज मैं इस बात पे चर्चा करूंगा कि हम जो फास्फोरस की खाद डाल रहे हैं और फास्फोरस स्थिर हो जाता है तो हम उसकी उपलब्धता पौधों को कैसे बढ़ाएं। और पौधों को ये फास्फोरस तभी उपलब्ध होगा जब वो घुलनशील हो जाए। अब देखिए, जो फास्फोरस कैल्शियम के साथ या एल्युमिनियम के साथ या आयरन के साथ या जिंक के साथ जो कंपाउंड बना रहा है वो इतनी जल्दी नहीं घुलते हैं, वो धीरे धीरे घुलते हैं। अब इसको घोलने के लिए या तो जमीन के अंदर कुछ विशेष प्रकार के एंजाइम होने चाहिए, फॉस्फेटेज जैसे एंजाइम है वो होना चाहिए, या कुछ प्राकृतिक रूप से जो अम्ल पैदा होते हैं, एसिड्स होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, कार्बनिक अम्ल होते हैं, वो जमीन के अंदर होने चाहिए ताकि वो उसके साथ ये अम्ल और उस एंजाइम उसके साथ रिएक्शन करें और फास्फोरस को घोलें। तो ये जो एंजाइम और फास्फोरस को जो घोलने के जो अम्ल निकालते हैं वो सूक्ष्म जीव निकालते हैं। और मिट्टी के अंदर अगर सूक्ष्म जीवों की सक्रियता अच्छी होगी, खासतौर से बैक्टीरिया की, तो ये फास्फोरस के घुलने का काम बहुत अच्छा होगा। और इसमें भी कुछ विशेष प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं, ये जो काम बहुत तेजी से करते हैं, एंजाइम्स निकालते हैं, फास्फेटेज एंजाइम निकालते हैं, कार्बनिक अम्ल पैदा करते हैं, जिस कारण से फास्फोरस जल्दी से घुलता है। तो ये जो विशेष प्रकार के जो बैक्टीरिया हैं वो हैं जैव उर्वरक, जिनका हमें प्रयोग करना चाहिए। और ये पीएसबी, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से आते हैं। तो अगर आप ये चाहते हैं कि हमने जो खाद दी है, मेरी मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है वो फिक्स हो गया है और उसको घुलनशील बनाना है ताकि पौधों की जड़ों को मिले और पौधों की बढ़वार अच्छी हो, तो मैं ये पीएसबी जो होता है, फास्फोरस सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, इसका उर्वरक आता है, जैव उर्वरक, इसका हमें प्रयोग बुआई के समय करना चाहिए। और इसको फास्फेटिका खाद के नाम से भी जान जाते हैं, फास्फेटिका टीका भी कहते हैं। अब ये आपको जैव उर्वरक कब डालना है? ये आपको डालना है बुआई के समय। इस बात को हमें ध्यान रखना है, क्योंकि जब आप बुआई के समय इसको खेत में डालेंगे तब ये धीरे धीरे मिट्टी के अंदर अपना काम करना शुरू करेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, पॉपुलेशन बढ़ेगी। जितनी जल्दी इनकी संख्या बढ़ेगी उतना ज़्यादा ये एंजाइम्स निकालेंगे, एसिड्स निकालेंगे, जिससे कि फास्फोरस जल्दी घुलना शुरू होगा। तो अब इसके लिए हमें करना क्या है? इसको, ये तो हमें पता चला कि हमें बुआई के समय डालना है और पीएसबी जैव उर्वरक को खास तौर से डालना है। अब इसकी जो मात्रा रहती है वो करीब आप 3 से 4 किलोग्राम ले लीजिए और 1 एकड़ के लिए पर्याप्त रहता है। और इसमें आप करीब 100, 150, 50 किलो गोबर की खाद ले लीजिए, FYM ले लीजिए, गोबर की खाद। इसमें इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दीजिए। 3-4 किलो हमने ये पीएसबी जैव उर्वरक लिया और 100, 150 जितना भी हमारे पास अच्छा सड़ा हुआ गोबर की खाद है उसमें इसको मिला दिया। थोड़ा सा इसमें नमी बना के रखी रात भर ताकि ये अच्छी तरह से उसमें मिल जाए। और फिर अगले दिन हमको इसको बुआई के समय खेत में, पूरे खेत में समान रूप से बिखेर देना है और मिट्टी में अच्छी तरह से इसे मिक्स कर देना है। तो जब ये मिट्टी में जाएगा, जब ये मिट्टी के अंदर ये जैव उर्वरक पहुंचेगा, ये बैक्टीरिया इस तरह से पहुंचेंगे तो ये मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएंगे। मतलब बैक्टीरिया के अंदर एक गुण होता है, खुद ही मल्टीप्लाई होता है उसे, लेकिन जैविक पदार्थ, ऑर्गेनिक मैटर मिल जाए तो जल्दी मल्टीप्लाई कर जाता है। तो चूंकि हम इसे गोबर की खाद में मिला के दे रहे हैं तो ये जल्दी मल्टीप्लाई करेगा। तो इसकी संख्या आप देखेंगे, हालांकि दिखाई तो नहीं देगी कि बैक्टीरिया बहुत छोटा होता है, ये बहुत जल्दी फिर ये जमीन के अंदर बढ़ना शुरू हो जाएगा। लेकिन हमारी भूमि के अंदर नमी पर्याप्त होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत पानी भर गया हो तो इसकी एक्टिविटी कम हो जाती है। नमी अच्छी होगी और डालने के बाद ये बैक्टीरिया बहुत तेजी से बढ़ेंगे और ये अपने अंदर से एंजाइम्स निकालेंगे, एसिड्स निकालेंगे। तो मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस जो इसके अंदर फंसा हुआ है, कैल्शियम के अंदर फंसा है या एल्युमिनियम में फंसा है या आयरन में या जिंक में, उसको घोलने का काम करेगा। तो ये हम जो खाद डालते हैं, एसएसपी डालेंगे, उसका भी हमें फायदा मिलेगा, या हम डीएपी डाल रहे हैं उसका फायदा मिलेगा। एनपीके 12, 32, 16 आती है, बहुत सारे ग्रेड आते हैं, उसको डालते हैं, वो खाद को भी सॉल्युबलाइज करेगा
और पहले से ही जो फास्फोरस पड़ा हुआ है जमीन के अंदर उसको भी घोलने का काम करेगा। तो ये आपको क्या करना है, पीएसबी जैव उर्वरक का आपको बुआई के समय प्रयोग करना है। तो ये आप प्रयोग करेंगे तो मिट्टी के अंदर जो फास्फोरस है वो घुलना शुरू होगा। तो ये पहला काम आपको ये करना है, ग्याला जैव उर्वरक डालना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि आपको माइकोराइजा भी एक जैव उर्वरक आती है, ये फंगस होती है। तो ये पीएसबी में तो बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन ये जो माइकोराइजा आती है इसमें फास्फेटिका जैव उर्वरक में अब कुछ ऐसे भी जैव उर्वरक आ रहे हैं फास्फेटिका वाले जिसमें फंगस भी है, बैक्टीरिया भी है, बहुत सारे हैं। तो लेकिन जो मेन काम रहता है वो बैक्टीरिया का रहता है। लेकिन जो माइकोराइजा है वो विशेष प्रकार की फंगस है जो जड़ों में रह के अपना काम करती है। तो माइकोराइजा के साथ आप बीज उपचार कर सकते हैं या मिट्टी में भी आप इसको मिला सकते हैं। तो आप इसका प्रयोग जरूर कीजिए। और इस माइकोराइजा पे मैं एक वीडियो बना चुका हूँ कि हमें इसका कैसे प्रयोग करना चाहिए। आप उस वीडियो को देखें, कृषि किसान प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो आपको दो तरह के जैव उर्वरक प्रयोग करने हैं, एक वो जो फास्फोरस को घुलनशील बनाएंगे, दूसरा क्या है माइकोराइजा से जब हम बीज उपचार करेंगे या हम मिट्टी में डालेंगे तो जो पौधे की जड़ें हैं, मान लीजिए पौधा है और इसकी जो जड़ें हैं तो ये जड़ों पे आ जाती है, ये फंगस, ये कवक है माइकोराइजा, और इसको जड़ों को बढ़ाती है। तो जड़ों का जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है, जड़ें बढ़ती हैं तो इसके आसपास जो फास्फोरस होगा वो इसको उपलब्ध हो जाएगा। तो माइकोराइजा का बड़ा विशेष काम होता है फास्फोरस को उपलब्ध कराने में। तो ये आप विधि अपनाएंगे कि एक तरफ हम फास्फोरस की सॉल्युबिलिटी, घुलनशीलता को बढ़ाएं, दूसरी तरफ हम माइकोराइजा का प्रयोग कर रहे हैं तो जड़ों का क्षेत्र बढ़ जाएगा और माइकोराइजा जल्दी से फास्फोरस को ले लेगी। तो फास्फोरस के न्यूट्रिशन के लिए माइकोराइजा बहुत हेल्पफुल होती है। अगर आप ये दो उपाय अपनाएंगे तो आपके अंदर जो पहले से भी खेत में जो फास्फोरस पड़ा हुआ है जो घुलनशील नहीं हो पाया था और आपने इस सीजन में भी खाद में जो डाला है उसका आप प्रयोग कर लेंगे तो आप जो खेत में फास्फोरस की उपलब्धता पौधों को मिलने लगेगी और जड़ों का विकास होता है। और फास्फोरस खाद जड़ों के विकास के लिए बहुत जरूरी है। तो जैसे ही फास्फोरस मिलता है जड़ें अपना काम करना बहुत अच्छे ढंग से करती हैं, जड़ें अच्छी हो जाती है तो हमारी फसल भी अच्छी होती है। तो अगर फास्फोरस नहीं मिलता है, कमी रह जाती है, तो जड़ें छोटी रह जाती हैं। यही कारण होता है कि फास्फोरस ना मिलने की वजह से जड़ें छोटी रहती है, पौधा छोटा रहता है। तो जड़ें अच्छी हो जाएंगी तो पौधा अच्छा होगा, पौधा अच्छा होगा तो उपज भी अच्छी मिलेगी। तो आशा है ये मेरी बात आपकी समझ में आई होगी कि कैसे हम अपने खेत में जो फास्फोरस पड़ा है या हमने जो खाद डाली है उसको कैसे घुलनशील करें और कैसे उसकी उपलब्धता को बढ़ाएं। तो आप ये प्रयास करें तो निश्चित रूप से जड़ें अच्छी होंगी, फसल भी अच्छी होगी। इसी प्रकार के लेक्चर्स को देखने के लिए कृषि किसान प्लेलिस्ट देखिए, और भी बहुत सारी प्लेलिस्ट है उनको भी देख सकते हैं, लेकिन कृषि किसान प्लेलिस्ट खास तौर से किसान भाइयों के लिए है। आपने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।